देखो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस हमें ये बोलता है कि एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी extending the properties of one class into another class is called inheritance. Is called inheritance. किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में रीयूज करना दैट इज कहलाता है इनहेरिटेंस। सर अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास सपोज करो कोई क्लास ए बनाया, उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखना था लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्लास बी बनाया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ये चीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्लास बी बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर पब्लिक ऑफ ए, ये हो गया इनहेरिटेंस। ये क्या कहला गया? इनहेरिटेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना सर, अगर हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, याद रखना जन्म से कोई क्लास बेस नहीं होती और कोई क्लास डिराइव, उनकी रिलेशनशिप बताती कि कौन बेस है और कौन डिराइव। ये कहलाता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये कहलागी बेस क्लास, ये कहलागी डिराइव क्लास और ये कहलागी बेस क्लास। तो ऐसे केस में ये जो आप पब्लिक देख रहे हो, पब्लिक ये कहलाता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ये कहलाती है, जिसको हमने पहले भी लिख चुके हैं, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास, जिसको हम दूसरा नाम दे देते हैं सुपर क्लास, और इसको ही तीसरा नाम हम देते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास और पैरेंट क्लास। क्या बोलते हैं? पैरेंट क्लास। उसी तरह से अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये कहलाती है डिराइव क्लास और इसको कहलाते हैं सब क्लास, कहलाते हैं चाइल्ड। क्या कहलाती है? चाइल्ड। ध्यान से एक और चीज बता रहे हैं, with the help of derived class object, we can call member function of its own class। खुद की क्लास के मेंबर फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, as well as member function from सुपर क्लास या बेस क्लास। क्या लिख देते हैं? बेस क्लास। हम क्या कर सकते हैं, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम सुपर क्लास का भी मेंबर फंक्शन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिराइव क्लास की मदद से बेस क्लास का भी मेंबर फंक्शन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई क्लास अज्यूम करो, मैंने कोई क्लास ए बनाई और इसके अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन पब्लिक में जाता हूँ और यहाँ डिफाइन कर दिया void ऑफ शो ए करके लिख दिया। क्या लिख दिया? void ऑफ शो ए लिख दिया और इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद क्लास बी बनाता हूँ, पब्लिक ऑफ ए लिखता हूँ।
ऊपर भी एक और मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक void of show भी, void of show भी लिखता हूँ। ये क्लोज कर, ठीक है। ये सेमीकोलन यहाँ भी दे देता हूँ, ये सेमीकोलन यहाँ। अब मैं जाता हूँ और अजूम देता हूँ void of main, मैंने लिख दिया void of main। अब मैं जाता हूँ और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास बी ऑफ बी। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन, मतलब खुद के मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, एज वेल एज अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। समझ में आया कि कॉल कर सकता है। तो ऐसे केस में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ अगर लिख दूँ b1 डॉट शो b, तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ, मैं तो ये कर ही सकता हूँ। साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ, b1 डॉट शो a भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट अपने खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज अपने बेस क्लास के भी मेंबर फंक्शन को वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और वो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये तो वैलिड है ही। समझ में आया आपको? फाइनली मैं कर देता हूँ। आर यू गेटिंग इट? अब ध्यान से सुनिए, कुछ और चीजें ध्यान से सुनिए। अज्यूम करिए मैंने क्लास ए बनाया और प्राइवेट में, बेटर है मैं उसको प्रोग्राम में, तो इतना समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम में। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मुझे इनहेरिटेंस के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था। अब मैं जाता हूँ, मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास सबसे पहले हेडर फाइल ले लेता हूँ, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, सेकंड ले लेता हूँ हैश इंक्लूड क्लास ए प्राइवेट, या फिर की जगह क्लास ले लेता हूँ EMP, और प्राइवेट में जाता हूँ कैर ऑफ 20 फिल्टर में एज और पब्लिक में वाइड आउट रीड नाम का मैं फंक्शन बना, हम बोल रहे हैं सी आउट फिल्टर द पेज पेज, और उसी तरह से वाइड आउट राइट सी आउट पेज, और अब देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने बेसिक समरी लिया है। मुझे बताओ अगर मैं EMP क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो टोटल ये EMP क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितने बाइट है, क्लास कितने बाइट,
क्लास कितने बाइट? क्लास 2 बाइट की, क्यों 4 लेगी? तो 4 26। हाँ, तो 4 क्यों? कौन सा कैलकुलेशन? कितना बढ़ेगा ना? तो क्लास कितने बाइट लेगी? क्लास कभी कोई बाइट नहीं, क्लास 0 बाइट लेगी। बाइट लेगा ऑब्जेक्ट, क्लास कितने बाइट? 20 बाइट लेगी क्या? ऑब्जेक्ट लेता है मेमोरी, क्लास कभी कोई बाइट। मैं बोलूँगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट कितने बाइट लेगा, तब आपको मैंने अगर पूछा इसके आगे क्लास कितने बाइट लेगी, कितनी बाइट तो लेगी क्या? कितने बाइट लेगी? 0 बाइट। समझ में आया आपको? तो क्लास 0 बाइट लेगी, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितने बाइट लेगा? अब अज्यूम करो सर मेरी क्लास बन गई, वाइड ऑफ मेन से प्रोग्राम भी हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया, कॉल हो गया, सब कुछ हो गया। फिर बाद में रिक्वायरमेंट आई कि आपको DA HRA ग्रॉस सैलरी क्या करना है, DA HRA ग्रॉस सैलरी क्या करना है। अज्यूम करिए अभी मैंने क्या किया, क्लास PMP बनाया, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्लास PMP P1, एक ही ऑब्जेक्ट बना, मैं जाता हूँ P1 डॉट रीड और P1 डॉट राइट, P1 डॉट रीड और E1 डॉट राइट, फाइनली गेट ch और एंटर कर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इनहेरिटेंस पार्ट, ठीक है, इनहेरिटेंस पार्ट। अब देखो मैं रन करूँगा, F7 से कॉल करूँगा, मेन से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, E1 डॉट रीड, नेम इज दिस, नेम पेज दिस, उसके बाद राइट, नेम इज दिस, क्या करेगा, अब आपको डिमांड आती है कि आपको कैलकुलेट करना है DA HRA और क्या कैलकुलेट करना है, DA HRA ग्रॉस। तो हमें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस हमें क्या सिखाता है, इनहेरिटेंस हमें ये सिखाता है कि changing the existing class definition is not a good practice। बनी बनाई चीज को डिस्टर्ब करना ये सही काम नहीं। समझ में आया कि बनी बनाई, आपका सब कुछ सही चल रहा है, अभी तो आपको बहुत छोटा प्रोग्राम लगा, लेकिन अगर प्रोग्राम बड़ा रहे, ऐसे केस में बनी बनाई चीज को डिस्टर्ब करना इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ऐसे केस में किसका यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। और इनहेरिटेंस हमें सिखाता है रीयूजेबिलिटी, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि रीयूजेबिलिटी मतलब कैसे है, कॉमन फंक्शंस। तो हम क्या हर एक क्लास के अंदर लिखेंगे क्या, एक कॉमन क्लास में लिखेंगे और वो उस क्लास को सभी लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। Changing the existing class definition is not a good practice, so we use inheritance। तो हम उसकी जगह किसका यूज करेंगे, इनहेरिटेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं भी जा रहा हूँ सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास PMP बनाया था ऑलरेडी, सैलरी नाम की क्लास बनाता हूँ और कोलन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक लिखता हूँ, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक लिखता हूँ और बेस क्लास का नाम क्या हो गया, क्या हो गया, मैं जाता हूँ प्राइवेट और प्राइवेट में जाके क्या कैलकुलेट करना है, DA कॉमा HRA कॉमा करेक्ट, ये क्या करना है मुझे कैलकुलेट करना है। चलो इसमें और मेंबर फंक्शन बना दो। तो मुझे बताओ क्या मैंने एग्जिस्टिंग को डिस्टर्ब किया क्या, और इनहेरिटेंस से क्या फायदा हुआ, इसके जो भी मेंबर फंक्शन थे ये सैलरी में आ गए, तो सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट ये तो कॉल कर सकता है
एज वेल एज अपने बेस क्लास के भी सुपर क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। मैं जाता हूँ वॉइड ऑफ कैलकुलेट। तो कैलकुलेटर में मैं अभी कैलकुलेट कर दूँ, क्या कैलकुलेट कर दूंगा, डी एच आर क्रॉस सैलरी। वॉइड ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, लॉजिक में लिखा भी मैं लिख दूंगा। अब देखो कैसा है, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि वॉइड ऑफ कैलकुलेट और वॉइड ऑफ डिस्प्ले। अब मेरा आपसे ये बोलना है कि मुझे बताइए, जब मैं सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो बताओ सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में सैलरी क्लास कितने बाइट, क्लास बाइट। सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितने बाइट, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितने बाइट, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट कितने बाइट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितने बाइट, आपके हिसाब से हाँ ठीक है, चलिए आपके हिसाब से। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मुझे बताओ, अभी मैंने बताया ना कि सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी सैलरी क्लास के अंदर सुपर क्लास की भी सारी मेथड आ जाएगी, सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के सारे मेंबर फंक्शन आएंगे कि नहीं, मेथड भी बोलूँ तो मेंबर फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। अब मुझे बताओ, सैलरी क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं कॉल करूंगा रीड और राइट, और मुझे बताओ अगर आप बोल रहे हो सिर्फ सर 12 बाइट लेगा, और अगर वो इसके लिए बाइट नहीं लिया, तो ये मेंबर फंक्शन ने तो पहले लेक्चर में बोला था ना, ये जब आना तो मेमोरी साथ में लेके आना वरना मत आना, और अगर इसने इसके लिए बाइट नहीं लिया तो हम तो कॉल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नेचर है इनहेरिटेंस का कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है, तो ऐसे केस में वो खुद के लिए तो मेमोरी का एलोकेशन करता है, एज वेल एज अपने सुपर क्लास के जो मेंबर वेरिएबल हैं उनके लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करता है। लेकिन स्टूडेंट का अगले सवाल होता है, सर वो तो प्राइवेट, सर वो क्या है, प्राइवेट। एक बात याद रखना सर, प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं रहता, प्राइवेट कहलाते हैं एक्सेस कर सकते हो या नहीं एक्सेस कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं एक्सेस कर सकते हो, समझ में आया। लेकिन जब भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सुपर क्लास के जितने मेंबर वेरिएबल है उनके लिए एज वेल एज खुद के लिए भी मेमोरी का क्या करेगा, एलोकेशन करता ही करता है। इस हिसाब से 26 और 12 समझ में आया कि कितने बाइट लेगा। अब यहाँ जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे, हम जाएंगे डीए बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का कितने परसेंट, 10% इसके पहले ही पढ़ाया हूँ मैंने, जस्ट कंसीडर करते हैं। एचआरए बेसिक सैलरी का 15% लेते हैं, और ग्रॉस सैलरी जो जाता है वो रहता है डीए प्लस एचआरए प्लस बेसिक सैलरी। हो गया कैलकुलेट, और उसके बाद डिस्प्ले करते हैं। तो सी आउट, ये डिस्प्ले करो, चारे डिस्प्ले करो, और क्रॉस, और नेक्स्ट लाइन। अब सर देखो, अब P1 नहीं लेंगे, यहाँ हटा क्लास सैलरी, P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, और S1 डॉट डिविजन लेता हूँ,
और उसके बाद S1 डॉट राइट जाएगा और S1 और अब इसको सवाल ये है S1 डॉट पी के लिए सैलरी रहेगा ये एचआर ग्रॉस सैलरी करेक्ट है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट जब होगा तो क्या कैलकुलेट होगा, मेमोरी S1 की है तो जो कैलकुलेट होगा ये जो बेसिक सैलरी रहेगी उसकी रहेगी S1 की रहेगी करेक्ट है। लेकिन इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिक सैलरी है, ये बेसिक सैलरी क्या मेरे इस क्लास में है, सैलरी नाम की क्लास, ये मेंबर वेरिएबल क्या मेरे इसमें है क्या, कहाँ से आ रहा है वो, उसकी सुपर क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है। लेकिन जब ये आ रहा है तो ये तो प्राइवेट है ना, ये क्या है, तो अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट में रखी गई चीजों को आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। बोलेगा बी एस इज नॉट एक्सेसिबल, बी एस इज नॉट एक्सेसिबल, बी एस इज आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सर इसके लिए आप क्या करोगे, सर मैं जाऊंगा इसके लिए एक नया कंसेप्ट प्राइवेट को हटा के प्रोटेक्टेड, क्या कर दूंगा प्राइवेट को हटा के। अब क्या होगा सर, मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया ना, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि जो भी चीजें प्रोटेक्टेड में लिखी हैं, जो भी चीजें प्रोटेक्टेड में लिखी हैं वो सिर्फ डिराइव क्लास के लिए, इसके लिए डिराइव क्लास के लिए एज अ पब्लिक होगा, इसके लिए डिराइव क्लास के लिए पब्लिक होगा, रहेगा वो प्राइवेट ही, कोई बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिराइव क्लास के लिए वो एज अ पब्लिक, बाकी सबके लिए वो कैसा ट्रीट रहेगा, प्राइवेट ही ट्रीट। तो प्रोटेक्टेड हमेशा यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के केस, इसके केस में अब देखो मैं जब कंपाइल करता हूँ तो वो एरर चले गए। अब देखो मैं S1 डॉट रीड करेगा नेम इज बेसिक सैलरी, राजा, राजा की एज, राजा की बेसिक सैलरी, जाएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट कैलकुलेट होगा डीए एचआरए और क्या कैलकुलेट हो गए, बेसिक सैलरी करेक्ट। ऊपर जाएगा अब क्या करेगा, राइट नेम इज बेसिक सैलरी S1 का, डीए एचआरए 3000 का 10% 300, 3000 का 15% 450, टोटल मिला के 3700। मुझे बताओ कोई डाउट है? ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ही बेस है, जिसमें एक ही बेस है और एक ही डिराइव है, ऐसा इनहेरिटेंस कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, सिंगल लेवल। क्यों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक ही बेस और एक ही डिराइव है, ऐसे केस में ये कहलाएगा सिंगल लेवल। आया समझ में आपको? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मुझे बोला जाता है एक स्टूडेंट नाम की क्लास, किस नाम की, स्टूडेंट। मैं जाता हूँ क्लास, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाया मैंने। अब मैं प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिखूंगा, प्राइवेट। उसके बाद मैं इंट में रोल नंबर ले लेता हूँ और कैर में नहीं, कैर में नहीं, रोल नंबर क्या ले लिया। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक में void of read, void of read, सी आउट,
enter the roll number and key in roll number और रीड करिए, उसके बाद डिस्प्ले कर void of type हम जाते हैं सी आउट रोल नंबर और सर हम ये दोनों पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी लिखना है। कर सकते। देखो ये जो सब चीजें हैं ये आपकी डिमांड की है, कभी भी याद रखना कि ये चीजें बनाए जाते हैं नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड है कि इन्हें या तो प्रोटेक्टेड रखा जाता है या तो क्या रखा जाता है पब्लिक। जब मैं आपको कोड दिखाऊंगी आप दिख रहे हैं ये क्लास इसके अंदर वेरिएबल प्रोटेक्टेड दिख रहा है, ये भी अपने आप में क्लास क्लास ये भी क्लास है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे इसके अंदर वेरिएबल तो नहीं, तो जहाँ भी आपको जो भी क्लास रहेगी उसके अंदर जब भी आप चीज देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, अगर वेरिएबल क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे या क्या मिलेंगे। इसके पीछे रीजन ये है सर, कभी भी आप इन चीजों को एक्सेस नहीं करें, कभी भी आपके बीच में कौन बैठा रहता है, इंटरफेस है, आप इनको कॉल करोगे और ये क्या करते हैं कॉल करोगे, कभी भी डायरेक्टली कभी भी। मुझे बताओ आप मोबाइल के अंदर टीवी होती है, आप टीवी के अंदर हार्डवेयर डिवाइस है तो उसके अंदर जाके आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर भी जो बटन रहती है, लेकिन सेंसर लगे होते हैं ना, वो इंटरफेस का काम करते हैं, आप उनको सिग्नल देते हो वो इंटरनली उससे कम्युनिकेट करते हैं। करेक्ट है या नहीं है? मुझे बताओ ब्रेन, हमारा ब्रेन भी तो एक इंटरफेस हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन गेन कर रहा है और फिर समझा रहा है उस चीज को कि क्या होती है, आर यू गेटिंग इट और नॉट। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हर चीज में क्या मिल रहा है आपको, इंटरफेस ही मिल रहा है। सेम थिंग है, आप चाहे मोबाइल में देख लो, मोबाइल में हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर को कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो हार्डवेयर इनडायरेक्टली वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस का काम करता है कि नहीं करता है। तो आप उनको पब्लिक लिख सकते हो नहीं लिख सकते, वो पूरी डिपेंड करती है आपकी प्रोग्राम, आपकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको इनको कुछ नहीं करना है, करना आपको इनको कॉल करना और ये आपको करके देंगे ना, क्योंकि ये इंटरफेस का रोल क्या कर रहे हैं लेकर। समझ में आया? रियल टाइम में हम इन्हीं को यूज करेंगे ना कि इनको, ये बना के रख दिए जाएंगे लेकिन यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारी क्लास रहती है, और तो नाम कैसे करते हैं, जैसे कि अपनी क्लास का नाम जावा में, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखते हैं। बिल्कुल सेम है, आप यहाँ देख लो, आप अगर देखोगे पोस्टवेड एक्टिवेशन ऑर्डर डिकम्पोजर डॉट जावा दिख रहा है आपको। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो देखो क्लास का नाम क्या मिल रहा है, पोस्टवेड एक्टिवेशन ऑर्डर डिकम्पोजर डॉट। आप यहाँ पे जाइए पोस्टपेड एक्टिवेशन ऑर्डर, ये देखो ये भी फाइल का नाम है। अगर आप देखोगे ये देखो पोस्टपेड एक्टिवेशन ऑर्डर, यहाँ आपको ना डॉट जावा करके मिलेगा, ये पोस्टपेड एक्टिवेशन डॉट जावा। अब देखो डॉट जावा है, यहाँ पर भी क्लास का नाम आपको क्या मिल रहा है, पोस्टपेड एक्टिवेशन मिल रहा है। आप यहाँ पे जाइए पोस्टपेड क्या है, ये क्या है, पोस्टपेड एक्टिवेशन ऑर्डर हेडर, पोस्टपेड एक्टिवेशन ऑर्डर हेडर दिख रहा है आपको। सेम मिलता है कि नहीं मिलता? स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं सर, उसे ये जितनी भी क्लासेस आप उठा के देख लोगे, जितनी भी, सब में वही स्टैंडर्ड आपको क्या किए जाते हैं follow किए। और सबके मीनिंगफुल नेम होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे दिए कुछ भी कर दिया, ऐसा। ये समझ में आया आपको? अब मैं जाता हूँ, रोल नंबर नेम स्कैन कर लिए सब कुछ किया। कुछ समय के बाद डिमांड आती है कि मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स की आपको रीड क्या करना है, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। दो रास्ते, बनी बनाई क्लास के अंदर जाओ और डिस्टर्ब करो, या तो फिर क्या करो एक नई क्लास बनाओ, क्या बनाओ एक नई क्लास। समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, बनी बनाई चीज को कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करें, हम जाते हैं हम बोलते हैं क्लास मार्क्स रीड करना है, तो क्लास का नाम देता हूँ मार्क्स, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैं दे देता हूँ पब्लिक, और बेस क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट। क्या नाम है स्टूडेंट। अब मैं जाता हूँ प्राइवेट इंट में M1 M2 M3 इस तरह से मैं ले लूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पब्लिक में void ऑफ रीड मार्क्स करता हूँ,
और मैं जाता हूँ सी आउट, enter the marks of three, enter the marks of three subjects, M1, M2, M3, उसके बाद void of right marks, see out M1, M2 और M3। हो गया। अब हमने बना दिए सब। कुछ समय के बाद डिमांड आई कि परसेंटेज भी कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? दो रास्ते, बनी बनाई चीज को डिस्टर्ब कर दो या फिर क्या बनाओ, नई क्लास बनाओ। तो मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, नई क्लास बनाता हूँ, क्लास रिजल्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक, और इसकी बेस क्लास कौन सी, मार्क्स। तो आपने देखा स्टूडेंट इनहेरिट हो रही मार्क्स में, और मार्क्स किस में इनहेरिट हो रही है, रिजल्ट में। जाते हैं मैं प्राइवेट फ्लोट में परसेंटेज और रिजल्ट करके बोले पब्लिक, वॉइड ऑफ कैलकुलेट बना लेता हूँ, वॉइड ऑफ कैलकुलेट, वॉइड ऑफ कैलकुलेट बना लेता हूँ और बोलूंगा इफ m1 greater than equals to m1 greater than is equals to 40 and m2 greater than is equals to 40 and m3 greater than equals to 40। अगर है तो भैया पास हो, नहीं तो फेल हो। लेकिन हमने m1 m2 को यूज किया है ना, क्या वो यहाँ पे है? क्या कहाँ पे है? वो ऊपर है, और जो ऊपर है वो प्रोटेक्टेड में है। क्या एरर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। करेक्ट है। इसलिए बेटर प्रैक्टिस हमेशा प्रोटेक्टेड की करती है। समझ में आएगी? प्राइवेट भी नहीं, करेक्ट है, प्रोटेक्टेड। सी आउट अगर 40 या 40 से ज्यादा है, कंग्रेचुलेशन, you have passed, congratulations, you have passed। और बस अगर लिख दो परसेंटेज इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, वो रिजल्ट हटा दो, डिवाइडेड बाय 3.0, करेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। और बस उसके बाद क्या, परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज प्रिंट कर दो। हम और भी चीजें लिख सकते हैं कि if जो परसेंटेज आए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 आए, अगर कितना आया तो हम बोल सकते हैं सी आउट स्लैश एन डिस्टिंक्शन आया, डिस्टिंक्शन आ जाएगा। और उसके बाद और अगर if percentage less than 75 and percentage less than 75 and percentage greater than is equals to अगर 60, see out first class उसके बाद if percentage less than 60 and percentage greater than is equals to 45, see out
सेकेंड क्लास और अगर परसेंटेज लेस देन 45, फिर वो 40 से कम नहीं आएगा, क्योंकि इस शिफ्ट के अंदर वो कब आया है, जब वो 40 के अंदर आया है। इस शिफ्ट में कब आएगा, वो जब 40 के अंदर है। लेस देन 45 इसका ये मतलब नहीं कि 40 के कम भी आया तो इसके अंदर आएगा ही नहीं ना, वो तो सीधा बोल देना सी आउट। पास्ट सिर्फ क्या हो गया, भी क्लोज और ये भी। तो यहाँ जाके एल्स में जाके लिख देना, एल्स सॉरी आउट sorry you have failed, sorry you have failed, finally again finally जाते हैं और वर्ल्ड कप सिस्टम लास्ट सबसे आखिरी वाला कौन सा था, रिजल्ट आर या R1 डॉट रीड, R1 डॉट रीड मार्क्स, उसके बाद R1 डॉट राइट, उसके नंबर R1 डॉट राइट मार्क्स, R1 डॉट कैलकुलेट, स्टार्ट करते हैं। तो calculate student R1 डॉट में जाएगा रोल नंबर 101, उसके बाद रीडिंग 44 डिवाइस जाएगा 5 रोल नंबर 5 उसके बाद क्या 40 से 40 से ज़्यादा है, आएगा 5, आप चेक करेंगे। अब परसेंटेज निकलेगा, अब आप तो जानते हैं 44 55 जो भी लेंगे, इसमें नहीं, इसमें है क्या, इसमें है क्या, हम लेंगे, ठीक है, ऑब्वियस जाएगा, ठीक चला गया, क्या है सेकंड क्लास नहीं आया, ठीक आ गया। सर ये जो इनहेरिटेंस आपने देखा, ये इनहेरिटेंस कहलाता है मल्टी लेवल, क्या कहलाता है, मल्टी लेवल। क्यों मल्टी लेवल, बहुत बार inherit किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसलिए क्योंकि देखो पहली क्लास स्टूडेंट इनहेरिट होगी किसमें, मार्क्स में, और मार्क्स से इनहेरिट होगी रिजल्ट, लेवल बाय लेवल, पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से, इसलिए ये कहलाया मल्टी लेवल। समझ में आया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट किया, इसको कॉपी किया एज इट इज, कॉपी
ओके अब देखो अल्टर पेस्ट करता हूँ एज इट इज। अब स्टूडेंट किसमें इनहेरिट हो रही थी, मार्क्स हो रही थी ना, मैंने इसको हटा दिया। अब स्टूडेंट और मार्क्स का कोई रिलेशन है क्या? अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और जो ये लिखा है ना रिजल्ट, पब्लिक मार्क्स लिखा है, यहाँ जाके लिख देता हूँ पब्लिक, पहले स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट लिख देता हूँ, कॉमा पब्लिक मार्क्स। स्टूडेंट और मार्क्स में कोई रिलेशन नहीं। और एक से ज्यादा क्लास किसी थर्ड क्लास में अगर आ गई, देखो इसके अंदर मोर देन वन क्लास आ गई ना, मल्टीपल, कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टीपल। तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ये कहलाएगा मल्टीपल, क्या कहलाएगा, मल्टीपल। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, सेम वही होगा, R1 डॉट री, रोल नंबर में रीड करेगा 111, राज, एज, मार्क्स, 3 सब्जेक्ट्स, 77, 748 और 99। अब हम जाते हैं राइट, डिस्प्ले करेगा रोल नंबर में, राइट मार्क्स डिस्प्ले करेगा और कैलकुलेट, 40 से ज़्यादा है, हाँ परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, 75 से ज़्यादा है डिस्टिंक्शन। अब इसके अंदर नहीं जाएगा, चेक तो करेगा, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, बराबर है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, अगर ये क्लास है और एक क्लास दूसरे क्लास में सिंगल लेवल, एक क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है और दूसरी क्लास तीसरे क्लास में, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, एक क्लास दूसरी क्लास दोनों मिलकर किसी थर्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती है, मल्टीपल। क्या कहलाती है, मल्टीपल। मतलब ये ए बी में इनहेरिट हो रही, सिंगल लेवल, ए इनहेरिट हो रही है बी में और बी इनहेरिट हो रही है मल्टी लेवल, बराबर है। ए इनहेरिट हो रही है सी में और बी भी किस में इनहेरिट हो रही है, सी में। समझ आ रहा है अब? तो यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख, ए है, ए किस में है, इनहेरिट हो रही है बी, करेक्ट है, सिंगल लेवल। ए किस में इनहेरिट हो रही है, बी में, और बी किस में इनहेरिट हो रहा है, सी में, करेक्ट है। इसी तरह से मल्टी लेवल हो गया। फिर ए, एक क्लास है, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है क्या, लेकिन ये दोनों मिलकर किसमें हो रही है, समझ में आएगी। तो यहाँ हम बोल देते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, करेक्ट है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, करेक्ट है। तो बनाएगा सिंगल लेवल, तो कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो, क्लियर हुआ आपका, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टी।